द मेमन एजुकेटर्स, जो कि ना सिर्फ बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है बल्कि कोशिश करता है कि इस तरह के स्पीकर्स, इस तरह के लोग भी आपकी तरबियत करें जिससे आपकी जिंदगी में मजीद आसानी पैदा हो। हमारे दरमियान इस वक्त ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि कोच हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ICMA के, और साथ ही साथ एजुकेशन के हवाले से और बच्चों के हवाले से अपनी बेहतरीन तरबियत करने के लिए अपना एक मुकाम रखते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मोहतरम जनाब यूसुफ मंगी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और बीइंग आप सब से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हमारे मौजूद मेहमान हैं, इसलिए पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मिस्टर यूसुफ मंगी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा ख्याल है सलाम का जवाब देना लाजिम होता है। मुझे आवाज़ किसी की नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम। नहीं, अभी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जितना क्राउड मौजूद है उतनी आवाज़ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, अभी लगता है जाग गए हैं आप लोग। अच्छा, जब मैं सुबह सुबह यहाँ पे इंटर हुआ अभी, तो मेरी एनर्जी भी ना आप लोगों की तरह डाउन थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, किस तरह होगा प्रोसेस, लेकिन जैसे बच्चों ने परफॉर्म किया ना तो मेरी एनर्जी काफ़ी बूस्ट हो गई है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अगेन मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। बिल्कुल, तो बहुत मुख्तसर सी बात करेंगे आज हम। और पिछले तकरीबन 2 महीने पहले मैं इसी स्कूल में रहीम साहब की इनविटेशन पे गया था और मैंने बच्चों के साथ कोई बातचीत की थी कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है, परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा करना है, रिज़ल्ट को कैसे बेहतर करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप ना इनके पेरेंट्स से भी बात करें। तो पहले जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बच्चों के वालिदैन से बात करना और उनको समझाना कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर मैंने सोचा कि आपने एक कोटेशन भी सुनी होगी ना कि कबर का हाल मुर्दा जानता है। तो क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे, एक 2 साल का है और एक 7-8 महीने की है, तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे डील करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ, चलें ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ओपनली डिस्कस करना चाहिए एज अ पेरेंट। और आपने ये भी सुना होगा कि औलाद एक आजमाइश है, सही है। औलाद को डील करना ना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी का काम है लेकिन एक आजमाइश भी है, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ पे डिजिटल मीडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और यहाँ पे हर चीज़ आपके एक क्लिक पर मौजूद है, चाहे वो अच्छी है या चाहे बुरी है। इस दौर में पेरेंट्स का रोल जो है मैं समझता हूँ कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या हुक्म चलाने से बहुत आगे की बात है। मतलब आज के दौर में एज अ पेरेंट शायद हमें सबसे पहला काम जो अपने बच्चों के साथ करना चाहिए वो है बच्चों के साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप। क्योंकि बच्चा जो है ना आपके साथ ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ओपन हो रहा है और वो बता रहा है कि मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं। और आज हमारा कुछ मौका भी इस तरह का है कि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि ज़रा आप भी एज अ पेरेंट ऑब्ज़र्व करें कि आप अपने बच्चों के साथ कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारी शुरू से लेके अब तक यही एक्सपेक्टेशंस रही है कि हमारा बच्चा जो है पहली पोजीशंस लेनी चाहिए, वो चाहे रट्टा लगा के आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए, उसका रिज़ल्ट जो है हमेशा 80% होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन उसी मौके पे हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि बच्चे की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो उसके एथिक्स हैं, जो उसके वैल्यूज़ हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जो आपका आगे बढ़ेगा ना, वो सिर्फ रिज़ल्ट पे आगे नहीं बढ़ेगा। आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, उसकी कुछ और एलिमेंट्स हैं कि उसको एथिकल कितनी चीज़ें आती हैं, वो बात कितनी अच्छे तरीके से अपनी कन्वे कर सकता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका अखलाक कैसा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की बल्कि टीचर्स की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बच्चा आपके पास जो है जितना टाइम रहता है
उसके अलावा 6 से 8 घंटे वो स्कूल में भी रहता है बच्चा। सुबह आप स्कूल छोड़कर आते हैं, वो टीचर से गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, और एक टाइम के बाद वो बच्चा आपके पास आता है। तो दोनों का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अगर टीचर और पेरेंट एक पेज पर नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम है। ऐसा ही है ना कि टीचर कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन पेरेंट किसी और माइंडसेट से। तो इसीलिए हमारी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हमेशा, उसके अंदर यही कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं ना कि आप हमारे बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को ऐसे पढ़ना चाहिए। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो गुफ्तगू का हमारा आज समरी है वो सिर्फ यही है कि ज़ीरो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी उम्र अभी 2-4 दिन होती है से लेके 7 साल तक, ये बच्चे की इम्प्रिंट एज होती है। साइकोलॉजी कहती है, नफ्सियात कहती है, ये बच्चे की इम्प्रिंट एज है। आपके जितने भी बच्चे घर में मौजूद हैं ना, जिनकी उम्र 0 से 7 साल के दरमियान है, उस बच्चे के अंदर जितने भी वैल्यूज़, जितनी भी चीज़ें आप इंग्रेडिएंट्स करना चाहते हैं ना, वो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। नफ्सियात के स्टूडेंट के तौर पर मैंने ऐसे देखा है कि मेरे पास 40 साल के भी कुछ लोग आ जाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये जो गुस्सा है, ये जो आपका ड्रामा है, ये जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये क्यों हैं? वो कहते हैं मेरे 4 साल का था तब मेरे साथ कुछ हुआ था। वो कहते हैं जब मैं 5 साल की थी तब मेरे साथ कुछ हुआ था। सो एज ए पेरेंट हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही कैसे डील करें। हमें लगता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो छोटा है, उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन वो चीज़ें समझ रहा है और एक टाइम आएगा जब वो बाहर निकलेंगी। सो पहला पॉइंट ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो 0 से 7 साल के हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हमारी लैंग्वेज कैसी है, हम उनके साथ ऐसा क्या काम कर रहे हैं। हम उनके सामने मोस्टली जब भी कभी कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो 2 साल का है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, नासमझी है। बच्चा पिक करता है उन तमाम चीज़ों को। आप खुद भी रियलाइज़ करें ना, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जिस तरह उनके फादर करते हैं, बच्चा कोशिश करता है उसको भी वैसे ही मॉडल करें, और इसी तरह जो बेटी होती है वो अपनी माँ को मॉडल करने की कोशिश करती है। सो जो हमारा इंटेंशन है ना वो गुफ्तगू का, वो ये है कि बच्चों को बता के नहीं सिखाओ, बच्चे को दिखा के सिखाओ। ऑलवेज शो देम। अगर आप अच्छे करेक्टर की बात कर रहे हैं तो उनको समझाएं। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं अपने बेटे से कह रहा था, वो 2 साल का है, मैंने कहा कि आप ना एक काम करें, आप शूज़ पहने, मैं आपको लेकर जाऊंगा। हालांकि मुझे उसको लेकर जाना नहीं था, तो मैं एक दिन चला गया और उसने शूज़ पहन लिए, लेकिन वो बेचारा इंतज़ार करता रहा, मैं उसको साथ नहीं लेके गया। जब मैं वापस आया ना, तो मुझे अपनी वाइफ ने कहा कि आपने इस बच्चे के साथ चीट किया है, आपने इस बच्चे को सिखाया है कि चीटिंग कैसे करते हैं, वादा खिलाफ़ी कैसे करते हैं। इससे बेहतर है कि आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें कि बेटा आज मैं आपको नहीं लेके जा सकता, चाहे वो रोए या कोई भी रिएक्ट करे, लेकिन आपने शो कुछ और किया है। अब कल को अगर आप बच्चे को कहेंगे ना कि सच बोलना चाहिए, तो बच्चा आपसे ज़रूर सवाल करेगा कि आप मुझे क्यों छोड़ के गए थे। बात कितनी छोटी सी है, बहुत छोटी सी माइनर सी बात है, हम अपनी ज़िंदगी में डेली करते रहते हैं, डेली करते रहते हैं। बहुत सारी बातें मतलब बोलते हैं, नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे पिक करते हैं उन तमाम बातों को, और फिर आगे आके उनकी जब शख्सियत बिल्ड होने लगती है ना, तो हमें एतराज़ होता है कि हमारा बच्चा झूठ क्यों बोलता है, हमारा बच्चा चीट क्यों करता है, हमारा बच्चा टाइम पे क्यों नहीं उठता, हमारा बच्चा टाइम पे क्यों नहीं सोता, हमारा बच्चा कहना क्यों नहीं मानता। लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं तरबियत में हमारा भी बहुत बड़ा रोल है, अनकॉन्शियसली, चाहते हुए नहीं। मतलब कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि बच्चों की तरबियत ख़राब हो, कोई भी नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से तरबियत हासिल करें, पले बढ़े, आगे बढ़ें। लेकिन जब बात आती है ना तरबियत की, तो हमें अवेयरनेस थोड़ी सी कम होती है, और हमारा थोड़ा सा सोसाइटी का भी इशू है। हम बच्चों को डरा के धमका के चीज़ें समझाते हैं, और फिर वो खौफ उनके अंदर बैठ जाता है, और जब उनकी शख्सियत बिल्ड होने लगती है ना, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो खौफ कायम रहता है। फिर वो नफ्सियात के पास, साइकोलॉजिकल चीज़ों में जाते हैं, कभी ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है, उससे सिर्फ फ़रार हासिल किया जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कुछ रिलेट कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही जा रहा हूँ मैं? समझ आ रही है? बिल्कुल। जिनको भी समझ आ रही है काइंडली इसको अमल भी कीजिएगा। तो हमने बात की, जब 0 से 7 साल का बच्चा होता है ना, वो इम्प्रिंट एज होती है, उसके अंदर कुछ भी डालना चाहेंगे सब कुछ बच्चा पिक कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा जैसे भी। 0 से 7 साल के दरमियान कोशिश करें कि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ अच्छे बनाएं।
उनको वो तमाम अच्छी अच्छी बातें बताएं जो कि उनकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, वैल्यूज़ के ऊपर, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, करके दिखाएं। स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, सेकंड कैटेगरी है बच्चों की जो कि 7 साल से 14 साल तक है। 7 साल से 14 साल तक के बच्चे वो मॉडल करते हैं। ये वाली एज में आप उनके ऊपर सख्ती भी कर सकते हो। शरई हिसाब से भी अगर आप देखें तो बच्चा 7 साल के बाद अगर नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसके ऊपर सख्ती कर सकते हैं, लेकिन 0 से 7 साल में ये हुक्म नहीं है। 7 साल से 14 साल तक बच्चा मॉडल करता है, एग्जैक्टली उसी चीज़ को रेप्लिकेट करके आपको दिखाएगा। सो इसलिए उसका उनकी हैबिट्स जो कि आपने 0 से 7 साल के दरमियान उसको बनाई है ना, उसको अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि आपका बच्चा नमाजी हो तो आपने नमाज उससे पढ़ानी है, ज़बरदस्ती भी पढ़ानी है। वो कहते हैं ना कि 40 साल तक कोई भी काम करें, 40 दिनों तक कोई भी काम करें तो वो आदत बन जाती है। जब एक दफ़ा आदत बन जाती है ना तो वो बस फिर चलती रहती है। 7 साल से 14 साल तक का जो बच्चा होता है वो मॉडल करता है, उसकी मॉडलिंग की एज होती है, इसीलिए उससे वो तमाम चीज़ें आप करवाएं, ज़बरदस्ती भी करवाएं जो वो नहीं करना चाहता, जो उसकी बेहतरी में है। लेकिन इन तमाम बातों में एक बात ना भूलें, वो ये है बातचीत। मोस्टली मैं अगर ना अपने स्टूडेंट लाइफ में वापस चला जाऊं और मैं सोचूं, रिफ्लेक्ट करूं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, तो वही मसले थे कि यार मेरे अम्मी अबू ना बात नहीं समझते, इसलिए मुझे अपने दोस्तों से बात करनी पड़ती है। तो जब आप ये गैप क्रिएट करते हैं ना तो बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर एक उम्र आती है जब बच्चा आपके साथ घुल मिल के बैठता नहीं है, उसको अपने दोस्त अच्छे लगते हैं। वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो उसकी बात सुनते हैं। तो आजकल का जो ज़माना है वो जैसे कि मोस्टली ना काफ़ी जगहों पे ना मैंने ये भी पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स ना बोल देते हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था बेटा, ये पता नहीं किस तरह का दौर आ गया है, हम तो ऐसे नहीं करते थे। देखें, वो उस वक्त की तकाज़ा थी, वो उस वक्त का दौर था। अब जो दौर है उसके तकाज़ाओं को, उन तमाम चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर हम इस माशरे की ज़रूरतों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब हम अपने बच्चों की तरबियत सही से नहीं कर पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में बच्चों को क्या चीज़ें ईज़िली एक्सेसिबल हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, और इसके साथ साथ बच्चों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेसिबल हैं लेकिन वो उनके फ़ायदे में भी हैं लेकिन वो बच्चा अप्लाई नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इन तमाम बातों को अपने जहन में रखना है। अगेन जो पेरेंट का रोल है वो बड़ा क्रिटिकल रोल है आजकल के माशरे में। एक और बात भी मैंने नोट की है ज़िंदगी में, अगर एज अ फादर मेरे कुछ मसले हैं इंटरनल, इफ़ आई हैव एंगर इश्यूज़, स्ट्रेस इश्यूज़, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरे जॉब के इश्यूज़ हैं, मेरी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, गुस्से की सूरत में बच्चों पे निकलती है। अब जब आप बच्चे पे निकालते हैं ना वो चीज़, तो बच्चे का कोई कसूर नहीं है टेक्निकली, वो प्रॉब्लम मेरा है, आई हैव टू सॉल्व दिस आउट। लेकिन चूँकि मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, कभी भी मैंने कभी बैठ के सोचा नहीं है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है इसका क्या मसले का हल है, तो मैंने बच्चे के ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया, उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया, एंड एज अ रिज़ल्ट मेरा बच्चा बिगड़ता जा रहा है। और फिर कहते हैं कि बच्चा हमारा समझ नहीं रहा, ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसके जो है ना बिहेवियर्स ठीक नहीं है, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इससे बेहतर ये है कि पहले पेरेंट्स खुद साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो अपना खुद इलाज कराएं। और मेरी किसी बात का ना बुरा नहीं मानिएगा, मैं अपने ऊपर चीज़ें रख के सोच रहा हूँ, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ना इंसान को बनाया है, सबके अंदर एक कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। हर बच्चा यूनिक है। आपका हर बच्चा, वो बच्चा जो कि 80% उठा रहा है और वो बच्चा जो कि 50% उठा के पास हो रहा है, दोनों इक्वल हैं। वो सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। अब ये आपका काम है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जिसकी 50% है उसको आप कैसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी 80 है उसके अंदर भी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चे जो है ना एक से ज़्यादा हो जाते हैं घर पे, तो कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है हमारा, जी ये वाला ज़्यादा होशियार है, ये वाला थोड़ा सा कम होशियार है। अब ये कंपैरिजन भी ना बच्चों को इनसाइड किल करता है। हमें पेरेंट के तौर पर ये पता नहीं होता, कभी बहुत सारी चीज़ें हम बोल के चले जाते हैं लेकिन वो बच्चा नोट कर रहा होता है। अच्छा, आप सोचेंगे मुझे ये बातें क्यों पता हैं? ये मुझे इसलिए बताएं कि जब एज अ लाइफ कोच मैं लोगों के साथ बैठता हूँ ना,
तो किसी की एज 35 है, किसी की एज 55 है, वो तमाम बातें मुझे वापस ले जाते हैं 0 से 7 तक। जी बचपन में अम्मी अबू ने कंपेयर किया था हमें, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप होने लगी हमारे अंदर। जी हमारे बचपन में ना मैं बुली किया गया था, उसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी पूरी डिस्टर्ब हो गई। अब ये तमाम की तमाम बातें अगर आप देखें, रूट कॉज यही है। रूट कॉज हमारी बेसिक चीज़ें हैं, हाउ वी आर एक्चुअली प्रिटेंडिंग एंड प्रोजेक्टिंग। हमारी जो बातचीत है लोगों के साथ वो कैसी है। आपका बच्चा ना सिर्फ ये नोट कर रहा है कि आप उससे कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा ये भी नोट कर रहा है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उससे आप कैसे बात कर रहे हैं, और जब वो चला जाता है तो उसकी पीठ पीछे आप क्या बात करते हैं। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ इट। इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो फिर दोबारा बात करेंगे। आई होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिली होंगी, और दैट्स जस्ट अबाउट इट। विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चे को अप्रिशिएट करें, जो भी चीज़ उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। अच्छे बोलने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे का फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।